नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा यह खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास क्यों हैं और क्या हैं इनके राजनीतिक मायने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एलएसी विवाद को लेकर केंद्र सरकार पर क्या आरोप लगाया है, इस बारे में चर्चा करेंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के किस बयान से राजनीति गर्मा गई है, ये भी आपको बताएंगे। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने शिवराज सरकार की जन आशीर्वाद यात्रा को जन सौदा यात्रा क्यों बताया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को क्या चुनौती दी है, इसकी भी आपको जानकारी देंगे। तेलंगाना बीजेपी सांसद धर्मपुरी अरविंद के खिलाफ बीआरएस ने निर्वाचन आयोग में क्यों शिकायत की है, ये भी आपको बताएंगे। और चलिए इन तमाम खबरों को विस्तार से समझ लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एलएसी विवाद को लेकर केंद्र सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने करगिल में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि चीन पर मोदी सरकार सच नहीं बता रही। हजारों किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आखिर राहुल बार बार चीन पर इतना प्यार क्यों लुटा रहे हैं। चलिए सुनवाते हैं आपको कि राहुल गांधी ने क्या कहा और उसके जवाब में सुधांशु त्रिवेदी, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, उनकी तरफ से क्या जवाब दिया गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे हैं। भारत के बारे में, भारतीय समाज के बारे में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में, और इन सब से बढ़कर बात की बात में चीन के बारे में आधारहीन और अनर्गल बयान देने के आदी हो गए। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए अपने करार को कांग्रेस पार्टी सार्वजनिक करे। शायद उन्हें इस बात का डर है कि अगर करार की पूरी शर्तें सार्वजनिक हो गई तो ये बात की बात में होने वाली जो बातें राहुल गांधी जी करते हैं, इसकी करामात दुनिया के सामने असलियत में आ जाएगी। दरअसल एलएसी पर जारी भारत चीन विवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि ग्लोबल स्तर पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। और लोकसभा चुनाव से पहले G20 की बैठक के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी भारत आने वाले हैं। ऐसे में विपक्षी गठबंधन इंडिया की कोशिश यह है कि वो किसी तरह भारत चीन विवाद को हवा देकर मोदी सरकार को घेर सके, जिसका फायदा उन्हें आगामी चुनावों में मिल सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने साफ कर दिया है कि अजीत पवार उनकी पार्टी के नेता हैं और एनसीपी में कोई टूट नहीं हुई है। पवार ने शुक्रवार को बारामती में कहा कि कोई पार्टी तब टूटती है जब पार्टी का एक बड़ा ग्रुप राष्ट्रीय स्तर पर अलग होता है। एनसीपी में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। शरद पवार के बयान से एक दिन पहले ही एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने भी पार्टी में टूट की बात से इनकार कर दिया था। उन्होंने भी शरद पवार जैसा ही कुछ बयान दिया है। खास बात अब यह है कि एनसीपी का यह बयान इंडिया गठबंधन की बैठक में जो होने जा रही है उससे सिर्फ एक हफ्ते पहले आया है। अजीत पवार के इन बयानों पर नो कमेंट्स कहकर उन्होंने पल्ला झाड़ा तो कांग्रेस ने शरद पवार को नसीहत दी है कि वो ऐसे बयान देकर किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना क्रिएट करें। अब सुनाते हैं आपको कि शरद पवार ने क्या कहा और नाना पटोले की तरफ से क्या कहा गया। मध्ये फोटो वगैरे काही नाही, दादा आमचेच नेते आहेत। फूस पडणे याचा अर्थ काय? पक्षात फूस कधी होते? जर पक्षातच एक मोठा वर्ग वेगळा झाला, देश वाचता गेला। आज तशी स्थिती इथे नाही। काही लोकांनी समजा पक्ष सोडला, काही लोकांनी वेगळी भूमिका घेतली, तर लोकसभेमध्ये त्यांचा अधिकार आहे, तो त्यांनी निर्णय घेतला म्हणून लगेच फूस बनायचं काही कारण नाही, तो त्यांचा निर्णय। शरद पवार जी और अजीत दादा पवार जी ये दोनों कई दिनों से मिल रहे हैं और आज पवार साहब का जो स्टेटमेंट आया, सुप्रिया सुले जी का कल जो स्टेटमेंट आया, ऐसा लगता है उनके वक्तव्य से कि
अजित दादा वापस पुनः राष्ट्रवादी में वो शरद पवार जी के नेतृत्व में आ रहे हैं, इस तरह अर्थ लगाया जा सकता है और इसलिए पवार साहब ने जो स्टेटमेंट किया है। लेकिन ये सब इशू जो है उस पे जनता में संभ्रम होते जा रहा है। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक से पहले शरद पवार खुद मजबूत कर रही हैं ताकि सीट शेयरिंग और संयोजक बनाने में उनकी भूमिका बनी रहे। इस मीटिंग में उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो बिना सेना वाले सेनापति दिखाई न दें, क्योंकि ऐसा हुआ तो इंडिया की बैठक में शरद पवार का भाव उन्हें नहीं मिलेगा, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि वो कोई मोल तोल नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं चुनावी राज्य मध्य प्रदेश की। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने शिवराज सरकार की जन आशीर्वाद यात्रा को जन सौदा यात्रा बताया है। कमलनाथ ने शुक्रवार को मुरैना में एक जन आक्रोश सभा को संबोधित किया। इस दौरान कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। सुनवाते हैं आपको कमलनाथ ने और क्या क्या कहा है शिवराज सरकार के बारे में। आज भारतीय जनता पार्टी जन दर्शन यात्रा निकाल रहे हैं। ये जन दर्शन यात्रा नहीं है, जन सौदा यात्रा है। जो सरकार सौदे से बनी है उसके पास केवल सौदा ही है। उनके दृष्टिकोण में, उनके नज़रिए में, उनके दिल में, उनके हृदय में, उनके दिमाग में केवल सौदा है। सौदागर मुख्यमंत्री आज घोटालों का ये प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं, घोटालों का प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं, भ्रष्टाचार प्रदेश, ये मध्य प्रदेश की पहचान है। कांग्रेस नेता कमलनाथ लगातार सीएम शिवराज सिंह सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में मुंबई सरकार को भी 40% कमीशन वाली सरकार बताया था, जिसका फायदा कांग्रेस को चुनावों में मिला। अब कांग्रेस मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनावों में भी कर्नाटक वाले फॉर्मूले को अपनाने की कोशिश में है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इसी तर्ज पर वो कर्नाटक की तरह बाकी के राज्यों में भी अपनी सरकार बना पाएगी। अब रुक करते हैं राजस्थान का। सीआरसीपी यानी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत को दे दी है चुनौती। उन्होंने कहा है कि राजस्थान सरकार का कोई भी काबिल मंत्री और अधिकारी सीआरसीपी को लेकर कहीं भी उनसे डिबेट कर सकता है। शेखावत ने कहा कि मुख्यमंत्री भी उनकी टीम इस पर लगातार झूठ बोलकर एक फर्जी चुनावी मुद्दे को तैयार कर रही है। तो इस पर गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से और क्या कहा गया है और क्या क्या आरोप लगाए गए हैं अशोक गहलोत पर, जरा सुनिए। मैं आपके माध्यम से चुनौती देता हूं अशोक गहलोत साहब को। उनमें खुद में हिम्मत और सामर्थ्य है तो खुद आ जाएं और खुद डिबेट करें, पर मुझे लगता है कि शायद नहीं कर पाएंगे। अपने सबसे काबिल मंत्री को भी साथ ले आए और अपने सबसे काबिल 2-3 सचिवों को भी साथ लेकर के आ जाएं। जयपुर में जहां उनको उपयुक्त लगे, सवाई माधोपुर में, धौलपुर में, बारा में, दौसा में, अलवर में, भरतपुर में या जयपुर में, और जयपुर में भी अल्बर्ट हॉल के सामने, कि विधानसभा के सामने, कि सचिवालय के सामने, कि मुख्यमंत्री आवास के सामने एक मंच लगा लें। राजस्थान भर के सारे विषय विशेषज्ञों को बुला लें, राजस्थान भर के सारे पत्रकारों को बुला लें और लोगों को बुला लें और उसके सामने मुझसे डिबेट कर लें कि राजस्थान के हित की बात मैं कर रहा हूं या राजस्थान का अहित करने का पाप और राजनीति का षड्यंत्र अशोक गहलोत कर रहे हैं। दरअसल 2017 में वसुंधरा सरकार ने ये योजना तैयार की थी और इस योजना को तैयार करके इसे जांच और अनुमति के लिए भारत सरकार के पास भेज दिया गया था। लेकिन अगस्त 2018 में केंद्रीय जल आयोग ने जरूरी संशोधनों के लिए इसे वापस भेज दिया, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई। कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए, जिसके बाद से दोनों के ही बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सीएम गहलोत ने यह आरोप लगाया है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत खुद राजस्थान के रहने वाले हैं, बावजूद इसके वो इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर पाए। जाहिर है कि आने वाले चुनावों में ईआरसीपी का चुनावी मुद्दा जरूर बनेगा। बढ़ते हैं अगले चुनावी राज्य की ओर। तेलंगाना की हम बात करेंगे, क्योंकि बीजेपी के सांसद धर्मपुरी अरविंद के खिलाफ बीआरएस ने निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखकर शिकायत दर्ज करवा दी है। दरअसल धर्मपुरी अरविंद ने कहा था कि मतदाता चाहे किसी भी पार्टी के लिए वोट करें या नोटा का बटन दबाएं, लेकिन जीत होगी बीजेपी की। अरविंद के बयान पर बीआरएस ने चुनाव आयोग में शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी आगामी चुनावों में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करना चाहती है।
हालांकि धर्मपुरी अरविंद ने सफाई पेश करते हुए कहा कि उनके कहने का ये मतलब नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं अपने विकास कार्यों के बूते पर यह दावा कर रहा था। देश में पहले ही ईवीएम को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। विपक्षी पार्टियां पहले ही ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा चुकी हैं। ऐसे में बीजेपी के नेता का ये बयान पार्टी के लिए मुसीबत बन सकता है। चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चुनावों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।